बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है, यानी उसकी डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसकी एग्जांपल देनी है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो कोई ना कोई डेरिवेटिव रखे या डिफरेंशियल रखे, वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव, तो ये देखें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ गया, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। या डिफरेंशियल भी ये इन्वॉल्व कर सकती है, जैसे कोई सी भी इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं y dy इज इक्वल टू एक्स dx। अब देखें यहाँ पर डिफरेंशियल आ गया। डिफरेंशियल का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी। ये dy डिफरेंशियल है, dx डिफरेंशियल है, लेकिन dy बाई dx डेरिवेटिव है। तो इस तरह की कोई सी भी इक्वेशन होगी तो वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये क्वेश्चन आएगा तो आपने बस ये स्टेटमेंट लिखनी है और ये एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर कोट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? इज द ऑर्डर है ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आता है। इन कोई सी भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ली, जैसे ये dy बाई डी एक्स प्लस 3x इक्वल टू 0 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये देखें इसका हमने एक दफा डेरिवेटिव लिया है, dy बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से फर्ज करें अगर यहाँ पर मैं कोई एक और इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखें इसका ऑर्डर 2 आ गया है। अगर मैं लिख दूं d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस समथिंग, तो वो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद एग्जांपल। तो आंसर क्या है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा होता है, उसकी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखें dy बाई डी एक्स, इसका हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1। कैसे कि ये हाईएस्ट ऑर्डर है और इसके ऊपर अगर आप पावर देखें तो इसके ऊपर पावर हमारे पास क्या बन जाती है? 1। इसी तरह से इस पर आ जाएं, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री भी क्या हो जाती है? 1। अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ ऐसे कोई इक्वेशन लिखती हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 प्लस dy बाई डी एक्स इसकी पावर हम ले लेते हैं 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ऑर्डर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। लेकिन डिग्री क्या होगी इसमें? ये देखें डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है डेरिवेटिव का। हाईएस्ट ऑर्डर ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर हमने देखनी है। क्या कह रहा है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डर 2 है और इसकी पावर हमने देखनी है। इसकी पावर 2 आ रही है, तो डिग्री भी इसकी 2 होगी, डिग्री इसकी 3 नहीं होगी। आई होप सो कि आपको ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो एग्जाम्पल्स मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दी थी। क्वेश्चन अगर ये आता है ऑर्डर या डिग्री की डेफिनेशन का, तो आपने बस इतनी स्टेटमेंट लिख के ये सिंपल सी एग्जाम्पल दे दें या अपनी मर्जी की कोई भी एग्जाम्पल यहाँ आप कोट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है? आंसर है अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो कि जनरल सोल्यूशन से हासिल होता है बाय गिविंग पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज
टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, यानी उसमें जो भी कोई कॉन्स्टेंट्स आ रहे होते हैं उनको जब आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल या न्यूमरल्स नंबर 1 2 3 4 5 कोई ऐसी वैल्यूज दे देते हैं by implying the initial and boundary condition, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। जैसे फर्ज करें कोई आपके पास सोल्यूशन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये c यहाँ पर कांस्टेंट है, जब तक ये कांस्टेंट रहेगा ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है, लेकिन जब हम x और y को कोई वैल्यूज दे देंगे, फर्ज करें हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, यहाँ वैल्यूज पुट करें 3 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो c हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू में जब हम c की वैल्यू पुट कर देंगे यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो अब ये जनरल सोल्यूशन नहीं, अब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ये सारा कंसेप्ट आपको समझाने के लिए किया है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पर्टिकुलर सोल्यूशन तो आपने इतना लिख देना है, सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यूज टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। अगर इतना भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आगे ये लिख देते हैं बाय अप्लाइंग द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस तो ये ज्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव्स, यानी उसमें ये डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। तो इसको हम बहुत ही इजी वे में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी y वाली सारी टर्म्स हम एक तरफ कर लेंगे और x वाली सारी टर्म्स हम एक तरफ कर देंगे। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन है हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ओवर 4y माइनस 5। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं x और y। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर देते हैं और x वाली सारी टर्म्स एक तरफ। यहाँ से अगर हम इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म उधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, यानी 4y माइनस 5 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, और साथ हमारे क्या आ जाएगा dy इज इक्वल टू dx राइट साइड पे आएगा, तो ये डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो स्टेप्स मैंने एक ही में कर दिए हैं, यानी ये dx इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 4y माइनस 5 इस साइड पे आ जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी स्टेप में या नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लिखना चाहें लिख लें। अगर आप यहाँ पर ही डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं वेरिएबल सेपरेट करने के बाद तो ये थोड़े से स्टेप्स शॉर्ट हो जाते हैं। अब दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, दोनों का इंटीग्रल लेना है तो आपकी यहाँ पर इंटीग्रेशन पे कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल x पावर n, x के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, उसकी पावर में हम यहाँ ऊपर एक प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। और अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है किसी भी वेरिएबल के साथ तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है। और अगर जस्ट dx लिखा हो तो इट मीन्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लिखा हो या ना लिखा हो आपने ये कंसेप्ट लेना है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, x। अब ये फार्मूला जहां पर यूज होंगे, एक स्टेप में मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए कर रही हूं, लेकिन अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो इट्स ओके। अब यहाँ पर 4 देखें कांस्टेंट है, इस फार्मूला से कांस्टेंट हमारे पास बाहर आ जाएगा 4, तो इंटीग्रल किसका हो गया, y का, y dy माइनस, अब 5 भी कांस्टेंट है बाहर रह गया तो अंदर जस्ट क्या बच गया हमारे पास dy। ये dy दोनों वैल्यूज के साथ है, इज इक्वल टू इस साइड पे आ जाएं तो 2 कांस्टेंट बाहर रह गया इनटू x dx, फिर प्लस 3 कांस्टेंट है वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया तो पीछे रह गया dx। अब इन फार्मूलाज की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं राइट साइड को सॉल्व करती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इज इक्वल टू 2 x dx लेना है। इस फार्मूला में देखें x पावर n dx क्या होता है, x की पावर में ऊपर भी एक प्लस करना है, इधर भी एक प्लस करना है। इधर लिखा हुआ है हमारे पास x, x का क्या मतलब है, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो इस फार्मूला से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर में हम यहाँ भी एक प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। और जब आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है तो इंटीग्रल साइन नहीं लगेगा। यहाँ पर देखें जब हमने इसको इंटीग्रेट किया है
इधर तो राइट साइड पे कोई इंटेग्रल साइन नहीं है, यानी ऑपरेटर इंटेग्रल dx खत्म हो जाएगा। प्लस 3, अब कुछ ना लिखा हो तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, या इस फार्मूला की हेल्प से तो 1 का इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाता है x 3x। इस तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाए 4। अब ये वेरिएबल y है, y dy सेम ऐसे ही जैसे x dx है, दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की पावर में इधर भी एक प्लस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट फार्मूला, और डाउनवर्ड भी हम एक प्लस कर देंगे -5। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस 1 है, 1 dy। जब 1 dx का इंटेग्रल x है तो 1 dy का इंटेग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब पीछे रह गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो राइट साइड पे लगाएं लेफ्ट साइड पे लगाएं, दैट्स अप टू यू। हम इसको चलें इधर राइट साइड पे यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4y² बाय 2 -5y इज इक्वल टू 2x² बाय 2 प्लस 3x प्लस c। यहां से देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये भी 2 2s are 4। यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 5y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस c। अब ये आंसर भी ठीक है, अगर आप यह भी आंसर लिख दें सो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो आप बुक वाली तरतीब इसको दे लें कि दोनों वैल्यूज लेफ्ट वाली राइट पे शिफ्ट करवा दें, x² प्लस 3x अपनी जगह पर ही रहेगा, प्लस c कांस्टेंट भी 2y² इधर आएगा तो -2y² और 5y भी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 5y, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा 0, जिसको हमने राइट साइड पे लिख दिया है। अब बुक में अरेंजमेंट ऐसे है, पहले उसने लिखा है x², फिर उसने लिखा है -2y², देन उसने x की वैल्यू लिखी है प्लस 3x प्लस 5y और प्लस c इज इक्वल टू 0। बुक वाले ने ये आंसर आपका अरेंज करके लिखा है। तो बेशक आप ये ऊपर वाला आंसर लिख लें दिस वन, या आप ये वाला आंसर लिख लें दिस वन, दोनों आंसर ठीक है। अगेन देख लें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने y वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली हैं, 4y -5 इस साइड पे गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से dx राइट साइड पे आया तो इधर मल्टीप्लाई हो गया है। उसके बाद हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया है, इन दोनों वैल्यूज का इंटेग्रल अलग ले लिया है और इन वैल्यूज का इंटेग्रल हमने अलग ले लिया है। तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट बाहर रह गया, इंटेग्रल y dy -5 कांस्टेंट भी बाहर रह गया, इसी तरह से यहाँ पे 2 बाहर और 3 कांस्टेंट बाहर। अब यहाँ पर x पावर n का फार्मूला लगा, y की पावर 1 में ऊपर और डिनोमिनेटर में एक प्लस कर दिया, यहाँ पर 1 आता है, 1 का इंटेग्रल y है, इस तरह से यहाँ पर x का इंटेग्रल यानी x की पावर 1 है तो 1 + 1 x² बाय 2 प्लस 3 और 1 का इंटेग्रल x प्लस c। उसके बाद हमने इसको अरेंज कर लिया है तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² dy by dx इज इक्वल टू cos² y। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि y वाली टर्म सारी एक तरफ कर लेंगे और x वाली सारी टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। 2 और 3 स्टेप्स एक स्टेप में हम कवर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास x² dy by dx इज इक्वल टू cos² y। अब ये देखें यहाँ पर x² dy by dx, यहाँ पर मैं सारे स्टेप्स आपको क्लियर करती हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ये 2 या 3 स्टेप्स एक ही स्टेप में कवर कर लेंगे। अब ये cos² y इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 by cos² y इंटू x² dy, और ये जो dx है इसको हम इस स्टेप में इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर x² हमें नहीं चाहिए, 1 by cos² y dy इज इक्वल टू x² इस साइड पे आएगा तो फ्रैक्शन की फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x² by 1 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 by x² dx। दोबारा देख लें, यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये cos² y इस साइड पे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 1 by cos² y लिख दें, और
ये dx इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और x स्क्वायर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाली शेप बन जाएगी। हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख लेते हैं। ये स्टेप्स आप बेशक इधर ना करें, कर भी लें तो इट्स ओके। तो यहाँ से हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अरेंज करने के बाद ये इस तरह की इक्वेशन बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और साथ साथ ये जहन में रखना है कि एक तो हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप बेशक ये स्टेटमेंट लिख लें। 1 बाय कॉज रेसिप्रोकल होता है या उलट होता है हमारे पास किसका, सीकेंट एक्स का। 1 बाय कॉस थीटा यूज कर लें, 1 बाय कॉस एक्स बोल लें आप। ये किसका रेसिप्रोकल यानी उलट हो जाता है, सीकेंट एक्स का। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा, इस जगह पे हमारे पास स्क्वायर होगा तो जाहिर है ये उलट होके हमारे पास सीकेंट स्क्वायर दे देगा और इस x की जगह पर इस साइड पे हमारे पास y लिखा हुआ है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर y किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास सीकेंट स्क्वायर y का। किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर y का। ये हम शेप इसको किस लिए दे रहे हैं कि वो वैल्यूज हम लेके आएंगे जिनके इंटेग्रल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिनके फार्मूला हमारे पास मौजूद हैं। और 1 बाय एक्स स्क्वायर x की पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। अब इस वे में हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर x हमें पता है कि हमारे पास होता है tan x के इक्वल। तो इंटेग्रल अगर सीकेंट स्क्वायर y लिखा हुआ है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan y इज इक्वल टू x की पावर -2 है तो x पावर n का फार्मूला लगेगा कि पावर में हम इसकी ऊपर भी एक प्लस कर देंगे और इधर डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। x पावर n का फार्मूला यहाँ लगेगा और प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू x की पावर -2 + 1 -1 और नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 1 -1 प्लस c। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू -x पावर -1 प्लस c, नीचे 1 को हटा दें और माइनस का साइन साथ लगा दें। अब ये आंसर भी ठीक है, लेकिन बुक वाला अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, tan y बुक में ये -x की पावर -1 को ये लेफ्ट साइड पे ले आया है तो ये प्लस हो जाएगा x की पावर -1 और कांस्टेंट को उसने इसी साइड पे रहने दिया है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इससे ऊपर वाला आंसर भी आपका ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर जहन में रहे, बस हमने इसको इंटीग्रेट करना होता है, जो आंसर आता है वो इसका सोल्यूशन हो जाता है। अगेन देखें, cos स्क्वायर y इधर आके डिवाइड कर दिया 1 बाय cos स्क्वायर y और ये x स्क्वायर इस साइड पे चला गया 1 बाय x स्क्वायर और dx को भी इस साइड पे ले आए। उसके बाद 1 बाय cos स्क्वायर y रेसिप्रोकल या उलट होता है सीकेंट स्क्वायर का और 1 बाय x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -2। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर y का इंटीग्रल होता है tan y और यहाँ पर x पावर n का फार्मूला लगेगा, यानी इसकी पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देंगे और इधर डाउनवर्ड भी एक प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू -sin x + 3x स्क्वायर। इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है वेरिएबल सेपरेट करके, और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो x वाली टर्म्स ऑलरेडी एक तरफ मौजूद हैं। dy by dx इज इक्वल टू -sin x + 3x स्क्वायर। dx उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -sin x + 3x स्क्वायर। तो अब ये देखें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑलरेडी इसकी बन गई है क्योंकि x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे हैं। अब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dy यानी 1 का इंटीग्रल ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ dx लिखा हुआ हो तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, 1 लिखा हुआ है और 1 का इंटीग्रल हमारे पास x होता है। अब अगर वेरिएबल y होगा तो dy का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा, y। यहाँ से मैं
डायरेक्ट ही इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेप में ये माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल अलग और 3x² का इंटीग्रल अलग ले सकते हैं। अब माइनस जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है और साइन एक्स का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है जो कि बाहर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर पर हमारे पास x पावर n का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी इसकी पावर जो भी होगी उसमें एक प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास x2 + 1 ओवर 2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, y = माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस कॉस एक्स प्लस 3x 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है 3 और डाउनवर्ड भी 2 + 1 3 हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से देखें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास इसका क्या है आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास y = cos x + x³ प्लस c आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये इसका क्या है आंसर बन जाएगा। अगेन देखें हमने क्या किया है कि यहाँ पर sin x + 3x² एक साइड पे था, सिर्फ dx को हम इस साइड पे लाए, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया। यहाँ पर इंटीग्रल dy लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रल हमारे पास देखें यहाँ पर जैसे x होता है तो अगर वेरिएबल y है तो उसका इंटीग्रल यानी dy का इंटीग्रल y आ जाएगा। अब माइनस j वाला यहाँ पर लिखा और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, प्लस 3x² के ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया x की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1 यानी x³/3 हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx = 1 + x + y + xy। इस क्वेश्चन में भी हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास dy/dx = अब देखें राइट साइड पे जो लिखा हुआ है 1 + x + y + xy, इस फॉर्म में हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x और y मिक्स्ड अप हैं। तो ये 4 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज से हम कॉमन लेकर यानी इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमन लेते हैं 1 + x फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास 1 कॉमन आएगा इन 2 टर्म्स में से और अंदर क्या बच जाएगा 1 + x प्लस नेक्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास y कॉमन होगा प्लस y और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + x। dy/dx = अब यहाँ से हमारे पास 1 + x कॉमन है और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 1 + y, यानी ये 1 + x कॉमन हम लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास 1 + y बच जाता है। अब 1 + y, ये 1 + y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1 + y dy। 1 + x अपनी जगह पे ही रहेगा 1 + x और ये जो dx है दिस वन इसको हम इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है ये 1 + y लेफ्ट साइड पे ले गए हैं डिवाइड हो गया और ये dx इधर राइट साइड पे ले आए हैं तो मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास क्या है वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, यानी x वाली टर्म सारी एक तरफ हो गई हैं और y वाली एक तरफ। अब इस स्टेप से हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें पता है कि इंटीग्रल 1/1 + x हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x के इक्वल। तो यहाँ से अगर x की जगह y लिखा हो तो 1/1 + y dy हमारे पास क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y। इस लेसन के अंदर सारी इंटीग्रेशन यूज हो रही है जो इससे पहले लेसन्स में आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर बच गया 1, ये देखें हमारे पास ये है 1 का भी इंटीग्रल प्लस हमारे पास किसका है x का भी इंटीग्रल है। तो 1 का इंटीग्रल हमें पता है x होता है और x के ऊपर पावर क्या है हमारे पास कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा होता है और यहाँ पर x पावर n का रूल लगेगा यानी 1 + 1 ओवर 1 + 1। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। 1 का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाएगा x और x पावर 1 के ऊपर x पावर n वाला हम रूल लगा रहे हैं। ये फार्मूला काफी बार हर क्वेश्चन में यूज हुआ है
यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी पावर में इधर भी एक प्लस कर देते हैं और डाउनवर्ड भी 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और यहाँ से अब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + y = x + x² + c। बुक में ये 1/2 x² लिखा हुआ है, 1/2 x² लिखा हो या x²/2 लिखा हो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ cos² x dy/dx + cos² y = 0। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए cos² x dy/dx + cos² y, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, cos² y को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, यानी cos² y लेफ्ट साइड से जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस cos² y है, तो राइट साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस cos² y। अब ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, दिस dx, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, = क्या आ जाएगा, माइनस cos² y dx। अब यहाँ पर आप देखें कि cos² x के साथ dy आ रहा है और cos² y के साथ dx आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, y के साथ dy चाहिए और x वाली वैल्यू के साथ dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप से हम क्या करते हैं, इस cos² y को लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/cos² y। साइन को हमने शिफ्ट नहीं किया, जस्ट cos² y शिफ्ट किया है। देखें यहाँ से मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें, आपको 2-3 स्टेप यहाँ पर मैं रफ में सॉल्व करवा देती हूँ ताकि वहां पर क्वेश्चन आपको इतना लेंथी ना करना पड़े। ये देखें, ये cos² y जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos² y, ये लिखा हुआ है cos² x dy = इधर रह जाएगा हमारे पास माइनस dx। अब ये cos² x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करवाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/cos² y dy इधर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा = माइनस, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो -1/cos² x dx। ये जो 2 स्टेप्स में, 2 या 3 स्टेप्स में आपने प्रोसेस करना है, उसे हम डायरेक्ट अब सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू लिख के, दिस वन, कि हमने क्या किया है, cos² y साइड पे ले आए और dy भी अपनी जगह पे रहने दिया, = अब cos² x इस साइड पे आ गया, माइनस को हमने शिफ्ट नहीं किया था, 1/cos² x dx, क्योंकि dy और dx फ्रैक्शन में नहीं जाने चाहिए, ये पूरा ऑपरेटर है इंटीग्रल dx। अगेन देख लें कि हमने क्या किया है, ये cos² y इस साइड पे ले आए हैं तो डिवाइड हो गया, ये cos² x राइट साइड पे ले गए तो ये भी डिवाइड हो गया। अब हमें पता है कि 1/cos किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उलट होता है, सीकेंट का, यानी 1/cos x किसके इक्वल आ गया है, सीकेंट x के, तो स्क्वायर होगा तो ऑटोमेटिकली सीकेंट² x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1/cos² y किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट² y, और 1/cos² किसके बराबर आ जाएगा, सीकेंट² x dx। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो सीकेंट² y यानी इंटीग्रल सीकेंट² x हमारे पास tan x होता है, तो सीकेंट² y क्या आ जाएगा हमारे पास, tan y = -tan x + c। बस ये आंसर इसका ठीक है। अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो बस tan x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, तो ये क्या बन जाएगा, tan y + tan x = c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप बुक वाला आंसर ले आए तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पर इतना टिपिकल आंसर याद नहीं रहता, तो ये वाला आंसर भी ठीक है, यहाँ से आपके मार्क्स की कोई डिडक्शन नहीं होगी, और ये वाला आंसर भी ठीक है।